नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडिया। सुबह के बज गए 8 और वक्त हो गया है कोरोना अपडेट हेल्थ बुलेटिन का। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर उत्तर प्रदेश के ताजा हाल पर जरा डाल लेते हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना पहुंच चुका है। अब एक भी ऐसा जिला नहीं है जो अछूता हो जहां कोरोना की दस्तक ना हो। यूपी में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3,758 हो गई है। 75 जिलों में कोरोना के मामले हैं। सभी 75 जिले अब सभी 75 जिलों से कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। बीते 24 घंटे की हम बात करें, बीते 24 घंटों में ही 116 नए केस सामने आए हैं, लेकिन 92 लोग ठीक भी हो गए हैं। तो चिंताजनक बात यह है कि 3,758 का यह आंकड़ा, 1707 इसमें एक्टिव केसेस हैं, 1965 लोग ठीक हो गए हैं। और आगरा में आज 8 केसेस आए हैं, तो मेरठ में 4 नए मरीज मिले हैं। तो 8 बजे का ये हेल्थ अपडेट है। इस वक्त का उत्तर प्रदेश का कोरोना का अपडेट है, और कानपुर, लखनऊ, नोएडा में क्या आंकड़े हैं वो भी साथ साथ। फिरोजाबाद से 194, सहारनपुर से 192 केसेस हैं, मेरठ से 274 केसेस हैं, 4 केसेस आज भी आए हैं। गाजियाबाद में 150, तो मुरादाबाद में 135 मरीज कोरोना संक्रमित है। आगरा टॉप पर है, आगरा में सबसे ज्यादा केसेस हैं। कुल आंकड़ा 3,758 है, और 800 के बेहद करीब आंकड़ा आगरा में पहुंच गया है। अब खबर हम आपको मुजफ्फरनगर से देंगे, जहां पर रोडवेज बस ने मजदूरों को कुचल डाला। बेकाबू बस ने 10 मजदूरों को कुचला है, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में 4 घायल हैं। यह खबर मुजफ्फरनगर से, और यह खबर बहुत सारे सवाल सरकार प्रशासन पर उठाती है। बेकाबू बस ने मजदूरों को कुचल डाला। ये वो बेकाबू बस जिसने मजदूरों को कुचला, ये वो मजदूर जो पंजाब से बिहार जा रहे थे, अपने घरों की ओर जा रहे थे, गोपालगंज के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 6 मजदूरों की मौत हो गई, 4 घायल हैं, और प्रशासन मौके पर है। जो शुरुआती जांच हुई है, शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा है कि बस का ड्राइवर, रोडवेज बस चालक नशे की हालत में था और यही हादसे का कारण रहा। लेकिन घटना स्थल पर हादसा होने के बाद मृत शरीरों के अलावा उनके साथ काली मिर्च, दूसरे खाने के जो छोटे छोटा सामान था वो बिखरा हुआ मिला है। भूख जिन राज्यों में थे, पंजाब से जा रहे थे, तो वहां पर सही नहीं गई, तो ऐसे में उनको मजबूरन अपने घरों की ओर जाना पड़ा। अब इस खबर पर और ज्यादा जानकारी, विस्तार से सारी जानकारियां बलराम पांडे हमारे संवाददाता देंगे, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, जब ये घटना हुई उसके बाद से अब तक क्या क्या हुआ, सब जानकारियां दर्शकों को दें कि कितने बजे हादसा हुआ, कैसे हादसे के कारण क्या कुछ बताए जा रहे हैं, शुरुआती जांच में क्या क्या हुआ है, और जो घायल हैं उनकी हालत कैसी है। देखिए राजीव, ये जो मजदूर हैं ये हरियाणा और पंजाब के रास्ते बिहार जा रहे थे। ये 10 मजदूरों की एक टोली थी, जिससे अनियंत्रित होकर के एक रोडवेज की बस ने कुचला है, जिसमें 6 मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई थी, 4 घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए मुजफ्फरनगर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 2 मजदूरों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। यही वजह है कि उनको मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। वहीं 2 मजदूरों की हालत जो है वो स्टेबलिश है, और डॉक्टरों का कहना है कि इनका उपचार किया जा रहा है और जल्द ही इन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। साथ ही आपको बता दूं, जो रोडवेज है वो आगरा से सहारनपुर मजदूरों को लेकर के गई थी, और छोड़ने के बाद देर रात वो वापस आ रही थी। देवबंद सहारनपुर हाईवे पर एक टोल पड़ता है घलोली के पास, वहां पर यह हादसा हुआ है, और उस टोल से महज 100 मीटर की दूरी पर घलोली पुलिस चौकी है, जहां पर यह हादसा हुआ है। और यही वजह है कि हादसे के बाद जब ड्राइवर बस को लेकर के भागने का प्रयास कर रहा था, तो वहां पर जो मौजूद पुलिस थी उसने ड्राइवर और बस को पकड़ लिया है। फिलहाल ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है, और पुलिस का कहना है कि 6 मजदूर जिनकी मौत हुई थी उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही जो 2 मजदूर स्टेबलिश हैं उनको जनरल वार्ड में एडमिट किया गया है, और उम्मीद है जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो 2 मजदूर मेरठ के मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं, जो आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं, जो यहाँ मेरठ के
मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर राजकुमार, उनसे जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि दोनों मजदूरों का ट्रीटमेंट डॉक्टरों की टीम कर रही है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक है क्योंकि उनका ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है और उनको लाने में भी काफ़ी देर की गई है। बहुत यही तकलीफ वजह है होती कि है बिल्कुल डॉक्टरों की बलराम, जो जब टीम है इस तरह लगातार की उपचार खबरें हम कर रही पढ़ते है। हैं। अब सवाल ये है बलराम कि कैसे बस ड्राइवर को ही दोषी माना जाए? क्यों ना दोषी सरकार को भी माना जाए, प्रशासन को भी माना जाए, उत्तर प्रदेश की नहीं उन राज्यों की भी जहां से ये लोग मजदूर बेबस हुए हैं, पैदल चलने के लिए मजबूर हुए, पैदल चलने के लिए। वो सरकारें क्यों ना इसके लिए दोषी हो? क्योंकि लॉकडाउन आम जनता ने अपनी इच्छा से तो नहीं लगाया, लगाया तो इस सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी कि उन लोगों को वहां पर व्यवस्था दी जाए, नहीं दी गई, भूखे मरने को मजबूर हुए तो पैदल चल पड़े। बिल्कुल राजीव, देखिए चाहे वो सहारनपुर का हाल देख लीजिए, वहाँ पे भी सैकड़ों की तादाद में मजदूर सड़कों पर हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। मुजफ्फरनगर का आपने हाल देख ही लिया कि देर रात एक हादसा हुआ जिसमें 6 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई। बागपत की भी यही कहानी है, वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में मजदूर जो है सोनीपत बागपत से निकल कर यूपी बॉर्डर क्रॉस करके बागपत पहुँचे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। हजारों की संख्या में मजदूर मेरठ पहुंचे हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए। बिहार के हैं, झारखंड के हैं, राजस्थान के हैं और कुछ मजदूर जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए थे यहाँ पर मजदूरी करने के लिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से सैकड़ों की तादाद में मजदूर गाजियाबाद में इंटर कर चुके हैं, वहाँ की भी यही स्थिति है। नोएडा की अगर हम बात करें तो वहां पर भी यमुना एक्सप्रेस वे पे मजदूरों का पलायन लगातार देखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में देखने को मिल रही हैं कि लगातार मजदूर पलायन कर रहे हैं और जो दूसरे राज्यों के मजदूर हैं वहां की सरकारें उनकी सुध भी नहीं ले रही हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार जो मजदूर यहां पर आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक भेजने के लिए बिल्कुल बसों का इंतजाम बेसुध कर राज्य रही है। सरकारों वहां के की वजह से प्रशासन ही से आज कह ये रही है हालत कि हुई उनको है। भेजा जाए। राज्य लेकिन सरकारें सक्रियता दिखाती तो शायद आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। बलराम, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। और यही वजह है कि एबीपी न्यूज नेटवर्क आज एक मुहिम भी चला रहा है कि या तो बस दो या तो बस करो। ये मजदूर क्यों पैदल चलने को मजबूर हुए हैं? आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में यूपी के जैसा ही हादसा हुआ। यूपी के मजदूर थे जो कि कंटेनर में थे और बड़ा हादसा हो गया। इस बीच में गुना में यूपी के 8 मजदूरों की मौत हो गई है। ये सभी मजदूर यूपी के बताए जा रहे हैं। ये 100 मजदूरों से भरे एक कंटेनर में बैठे थे और इस कंटेनर की बस से भिड़ंत हो गए। हादसे के बाद की आप तस्वीरों को देख लीजिए। महाराष्ट्र से यूपी ये सभी मजदूर आ रहे थे, कंटेनर में थे। 100 के करीब एक कंटेनर में ये मजदूर भरे हुए थे और हादसे में 8 मजदूरों की मौत हो गई, 55 घायल हैं। आप इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए और उसके बाद आपके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि क्यों इन मजदूरों के साथ ऐसा किया जा रहा है। सवाल यह कि ट्रेन चलाई जा रही है श्रमिक एक्सप्रेस, तो क्यों इन मजदूरों को उन श्रमिक एक्सप्रेस में नहीं बिठाया जा रहा है? क्यों इन तक वो श्रमिक एक्सप्रेस नहीं पहुंच रही? या वो बसें कहां हैं जो राज्य सरकारें कहती हैं कि हम चला रहे हैं? उन बसों में इन मजदूरों को क्यों नहीं लेकर जाया जा रहा है? सवाल यह भी कि जब इनकम के लिए ट्रेन चलाई जा सकती है विशेष रूटों पर, विशेष एहतियात के साथ, तो विशेष एहतियात के साथ कुछ विशेष चुनिंदा रूट्स पर गरीबों के लिए ट्रेन क्यों नहीं चलाया जा सकती है? आप जनरल बोगी वाली ट्रेन ही चला दीजिए, लेकिन वो भी नहीं। तो ऐसे में क्यों ना सरकार को दोषी माना जाए? क्यों नहीं इन मौतों का जिम्मेदार सरकार को कहा जाए, माना जाए? मुजफ्फरनगर और गुना मध्य प्रदेश की जो तस्वीरें हैं, ये बहुत चिंताजनक स्थिति है हमारे देश के गरीबों की। ये दर्शाता है कि गरीबों के साथ अभी भी कोई नहीं है। भले ही पैकेजेस बड़े बड़े अनाउंस कर दिए जाएं, लेकिन जब तक उसका लाभ आम आदमी को, एक निचले तबके के व्यक्ति को नहीं मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है, तब तक वो उसके लिए कुछ फायदे का नहीं है, वो उसके किसी काम का नहीं है। मुजफ्फरनगर में जो जिंदगियां चली गई हैं, उन जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है? इनका गुनाह क्या था? सड़क पर पैदल चल रहे थे, तो अपनी इच्छा से कोई पैदल नहीं चल रहा है, वो मजबूर हुए हैं। इस मजबूरी के लिए राज्य सरकारें क्यों ना दोषी राज्य सरकारों को माना जाए? चाहे वो दिल्ली से पलायन कर रहे हो, चाहे वो यूपी से कर रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र से कर रहे हो या गुजरात से कर रहे हो, वहां की राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? बाहर से लौटे लोगों से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। जी हां, लोग लौट रहे हैं, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं क्योंकि राज्य सरकारें काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए।
उनको बेबस छोड़ दिया गया है, तो ऐसे में वो वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ज्यादातर पैदल चलते दिख रहे हैं और ऐसे में जब लौट रहे हैं तो कोरोना संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। कोरोना कानपुर की बात करें तो कानपुर के आसपास के जिलों में संकट है। पलायन से यहां पर मुसीबत बढ़ गई है। पलायन से कोरोना की मुसीबत बढ़ी है। कानपुर देहात, फतेहपुर, कन्नौज में दहशत का माहौल है। अलग अलग जगहों से मजदूर आ रहे हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, अब तो ये डर उत्तराखंड में छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंच गया है कि प्रवासी मजदूरों के साथ कोरोना ना आ जाए। बहरहाल कानपुर और उसके इर्द गिर्द स्थितियां ये हैं कि लोग अब डरे हुए हैं। कितना डरे हुए लोगों को किस तरह की आशंकाएं, ये सारी आशंकाएं बताएंगे। जो डर लोगों को है वो डर बताएंगे हमारे संवाददाता प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, बताइए किस तरह की आशंका, किस तरह का डर है लोगों को अब प्रवासी मजदूरों के लौटने से? जी राजीव, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लॉकडाउन के दरमियान जो प्रवासी मजदूरों का पलायन है वो शुरू हुआ है, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है। हम इस वक्त चकेरी हाईवे पर मौजूद हैं, जहाँ से इलाहाबाद और लखनऊ जाने के लिए रास्ताएँ जाती हैं, और यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पलायन जो है वो किस तरह से लगातार जारी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो पैदल या किसी गाड़ियों के जरिए यहाँ पहुँच रहे हैं, और जो पुलिसकर्मी हैं वो उनको किसी ना किसी ट्रक में बैठालकर उनके गांव भेज रहे हैं। और जो सवाल उठता है कि ये प्रवासी मजदूर जो हैं वो अब संक्रमण का खतरा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो मजदूर हैं वो यहाँ से लगातार आगे भेजे जा रहे हैं, ट्रकों में बैठालकर भेजे जा रहे हैं, जिनका ना तो कोई स्क्रीनिंग की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद नहीं है जो इनका स्क्रीनिंग कर सके या इनका टेम्परेचर है वो तक नाप सके। तो बहुत अगर संभव हो तो मैं चाहता हूं कि आप उनसे ही बात करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो इंतजार कर रहे हैं, हाथ वो एक एक गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है, क्यों यहां से जाना चाहते हैं, किस तरह की समस्या? लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आप कम से कम पालन करें, क्योंकि वो लोग दिख रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और पुलिस बैरिकेडिंग, ना पुलिस कहीं तक दिखाई नहीं दे रही। तो आप अपने स्तर पर कोशिश करें एहतियात बरतने की। जी बिल्कुल राजीव, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो लगातार, मैं कोशिश भी करूँगा कि उनसे बात कर सकूँ। मैं कोशिश करूँगा उनसे कि उनसे बात करें कि आखिरकार वो कहाँ से पैदल चले हुए हैं और कहाँ पर उनको जाना है और किस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं लगातार। क्योंकि आपको तस्वीरें जो हैं वो हाईवे की तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरह से लोग जो है वो दूर से चलते चले आ रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कहाँ से आ रहे हैं आप? हम बेंगलोर से आ रहे हैं सर। कैसे पहुँचे यहाँ तक? यहाँ तक उधर से ट्रेन से आया सर, इधर से वो लारी के साथ आया, इधर स्टॉप पे आया सर। तो मतलब जो साधन मिल रहा है उससे आप आगे बढ़ रहे हैं? हाँ सर। तो अभी कहाँ जाना है आपको? अभी मुझे भदोही डिस्ट्रिक्ट जाना भैया, इलाहाबाद। कहीं आपकी चेकअप वेकअप हुआ कुछ? हाँ सर, थर्मल स्कैनिंग उधर प्लेटफार्म पर किए, इधर भी किए सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर बेंगलोर से। तो कहाँ जाना है आपको? सर इलाहाबाद प्रयागराज। यहाँ पर आए हैं, कोई व्यवस्था दिख रही है कुछ जाने की? जाने की व्यवस्था यही है कि अपने से कुछ भी हो सकता है तो हो सकता है, नहीं तो वैसे तो मुश्किल। वही है साहब, देखिए कि जो ये लोग हैं ये अपने घरों को जाना चाहते हैं और हाईवे पर मौजूद हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक लखनऊ हाईवे जाता है और एक इलाहाबाद हाईवे जाता है। यहाँ से जो पुलिसकर्मी हैं वो इनको लगातार ट्रकों में रोक कर जितने मन होते हैं उतना बैठाल कर उनको आगे की तरफ रवाना कर रहा है। सबसे प्रभात, चूंकि वो आपके से बैंगलोर से आए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप एक सवाल उनसे पूछें। वो सवाल ये है कि क्या ये श्रमिक एक्सप्रेस से, अगर श्रमिक एक्सप्रेस से आए थे तो कहां उतारा गया था, और जहां उतरे थे वहां से इनको घर तक के लिए क्यों नहीं छोड़ा गया? जब श्रमिक एक्सप्रेस से लाया ही गया था तो घर तक या क्वारंटीन सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तो सरकारों की है, तो आधे में क्यों छोड़ दिया गया उनको? जी बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा सवाल है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से यहाँ पर आए थे? नहीं सर, ये जो स्पेशल ट्रेन बेंगलोर टू न्यू दिल्ली छोड़ा है ना, तो आपको घर तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं की गई? नहीं की गई, कुछ भी नहीं। राजीव देखिए, साफ है कि ये लोग खुद बता रहे हैं कि इनको घरों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई और इनको वहां पर छोड़ दिया गया। उसके बाद अब ये लोग, आपकी कैमरे की नज़र जहां भी जाएगी, ये कोई चंद लोग नहीं है, आपकी कैमरे की नज़र पूरे हाईवे पर एक जो माहौल है वो इस तरह का बना हुआ है कि जहां भी आपकी नज़र जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको मजदूर दिखेंगे, बेबस मजदूर दिखेंगे, परेशान मजदूर दिखेंगे, जो अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। वो काफ़ी लंबा समय जो है वो सफ़र कर चुके हैं और यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब इनको उम्मीद ये है कि कोई ट्रक वाला या कोई लारी वाला इनको रोकेगा और इनको बैठाल कर इनके गाँव तक पहुँचाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये गाँव पहुँचेंगे
तो यहाँ पर इनकी ना स्क्रीनिंग हुई है, ना किसी तरह का कोई इनकी जांच हुई है। और जब ये अपने परिवार के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ाएंगे, क्योंकि ये लोग किस हालातों से यहाँ तक सफ़र करके आए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा गया है, ट्रकों में बैठ कर आए हैं, ट्रेनों में बैठ कर आए हैं, तो ये परिवार के पास जरूर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को भी इन्फेक्टेड करने का काम करेंगे। यही बड़ा सवाल है, क्योंकि कानपुर जो है वो अभी तक हॉटस्पॉट बना हुआ था और कानपुर के आसपास के जितने भी जिले हैं वो पूरी तरह से ग्रीन जोन में लोगों का शामिल थे। डर स्वाभाविक है, और बिल्कुल अब प्रभात, अगर उनका आसपास डर के जिलों की बात स्वाभाविक की है। जाए तो फतेहपुर में आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए प्रभात धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये कि आपने स्पेशल ट्रेन चलाई हैं, अगर स्पेशल ट्रेन चलाए हैं तो लोगों को आधे में छोड़ देंगे आप? घर तक कौन पहुंचाएगा, कैसे पहुंचाएगा? किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। लोग स्टेशन पर बेबस खड़े हैं, इंतजार करने कि घर कैसे पहुंचेंगे वहां से। श्रमिक एक्सप्रेस चलवाएं, उसके बाद आगे कैसे जाएं? लोग परेशान हैं। अभी एबीपी गंगा पर आपने लाइव लोगों की बातें सुनी। लोग यही कर रहे हैं कि आधे में छोड़ दिया गया, आप पैदल चल रहे हैं, इंतजार करें कि कोई लॉरी आएगी, कोई ट्रक आएगा और उससे वो लिफ्ट लेंगे और घर तक पहुंचेंगे। इस बीच में वो हादसों का शिकार हो रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है तो पैदल चले जा रहे हैं। यह किस तरह की व्यवस्था है? यह अधूरी व्यवस्था दिखाई दे रही है। इस पर प्रदेश की योगी सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए कि जब आप कोई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं तो वो व्यवस्था मुकम्मल देखनी तो चाहिए। अगर कोई बैंगलोर से दिल्ली तक आ रहा है, दिल्ली से उसको यूपी आना है या दिल्ली के दूसरे हिस्से में जाना है, वो कैसे जाएगा जब कोई ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, कोई परिचालन की व्यवस्था नहीं है? अगली बड़ी खबर अब आगरा से, जहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों पर एक्शन लगातार जारी है। लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। आगरा में आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, 8 केसेस आज भी आए हैं और ऐसे लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई हो रही है। सीएमओ, एडी हेल्थ, एसएनएमसी के प्रिंसिपल हटा दिए गए हैं, तो ये कार्रवाई हुई है। और आगरा में 800 के पास इस वक्त कोरोना का आंकड़ा है। नितिन उपाध्याय इस खबर पर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। नितिन, ये बताइए कि ये जो कार्रवाइयां हुई हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम भेजी है, ये उसी का नतीजा है या फिर जो ये बहुत ज्यादा डिफॉल्टर थे इसी वजह से निर्णय लेना ही पड़ा इनको हटाने का? कारण क्या रहे? देखिए बिल्कुल राजीव, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल हुक्मरानों को ये समझना चाहिए था कि जब 2 मार्च को पहली बार केसेस आए, आगरा में दस्तक दी, वो उत्तर प्रदेश में भी पहला केस था और ऐसे में स्थिति अप्रैल के शुरुआत के साथ ही पूरे अप्रैल के महीने भर बहुत ज़्यादा ख़राब रही। उस दरमियान कई सारी शिथिलताएं, समन्वय का अभाव और लापरवाहियां और जगह जगह जो वीडियो वायरल हुई और हर जगह कैटेगराइज करके देखा जाए तो हर जगह भयंकर लापरवाही देखने को मिली। लोगों को समझ नहीं आया, ऑफिसर्स को, कि क्या करना है क्या नहीं करना है और जिस तरीके से लापरवाहियां हुई और उसकी वजह से आगरा को कोरोना कैपिटल उत्तर प्रदेश का यहाँ के ऑफिसर्स ने ये तमगा दे दिया। अब चूंकि मुख्यमंत्री लगातार यहाँ आगरा पर नज़र रखे हुए हैं, सीनियर ऑफिसर्स को भेजा हुआ है। आईएएस नोडल अधिकारी आलोक कुमार से लेकर आईएएस जो हैं दूसरे चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव रजनीश दुबे लगातार यहाँ कैंप किए हुए हैं। सीएमओ को हटाया गया, एडी हेल्थ को हटाया गया और कल जो बड़ी खबर आई कि एसएन मेडिकल कॉलेज जो आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है और संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, उनके प्रिंसिपल जीके अनेजा को हटा दिया गया। हालांकि जीके अनेजा की आंख का भी ऑपरेशन हुआ है और वो लंबे समय से उसी दरमियान उसी अंडर ट्रीटमेंट ही लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे समय जब एक बहुत बड़े लार्जर हित की बात की जाए तो कोई अस्वस्थ व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही लगातार एसएन मेडिकल कॉलेज में देखा जा रहा था एक्शन तो देखने को मिले। नितिन, क्या किसी और पर भी कार्रवाई हो सकती है? क्या कोई और भी है जद में? देखिए बिल्कुल पूरी तरह से जो दोनों ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स लगातार कभी उन्होंने आईएमए के साथ मीटिंग ले रहे हैं, उन्होंने अलग अलग विभाग के अधिकारियों के साथ मीटिंग ली है, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग ली है जिसमें तमाम फीडबैक, तमाम कमियों का जिक्र हुआ। तमाम जो विधायक, नेता, सांसद लोगों ने शिकायत की कि इस तरीके से कि तमाम ऑफिसर्स का क्या रवैया रहा है। तो तमाम चीज़ों के फीडबैक के आधार पर अब चूँकि शासन स्तर से आए हुए अधिकारी लगातार निर्णय ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। संजय काला जो कानपुर मेडिकल कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर हैं, उनको यहाँ का प्रिंसिपल बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही एसएन मेडिकल कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा व्यापक फेरबदल किया गया है। जो साइडलाइन पड़े हुए थे या जिनको कोई मुख्य जिम्मेदारी नहीं मिली थी, उनको भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। डॉक्टर जूही सिंघल को इमरजेंसी का प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं डॉक्टर प्रशांत को कोविड अस्पताल जो बनाया गया उसका अधीक्षक बनाया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर अजय अग्रवाल जो एक ज़माने में एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनका शव प्रबंधन प्रभारी बनाया गया है, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि आगरा में कि 3-3, 4-4 दिन तक बॉडी पड़ी हुई है, बेकदरी हो रही है या बॉडी बदल गई है, उसके बाद तमाम जो खबरें बनती हैं, तमाम जो छवि खराब होती है। तो कुल मिला के कहा जाए
प्रॉपर सर्जरी आगरा की अब हो रही है। और ये इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि अगर थोड़े पहले समय रहते हुए अगर इन चीजों समय पर रहते काम एक्शन ले हो लिया जाता जाता तो और 800 जो के यहाँ करीब के ये आंकड़ा अफसर नहीं जो लगातार पहुंचता। सरकार को आपका गुमराह कर नितिन रहे इस थे। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, कई और अधिकारी हैं जो जद में जो काम नहीं कर रहे थे या जिनके काम का असर दिख नहीं रहा था। तो कुछ और बदलाव आपको आगरा में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।